तो जैसे कि गाइज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फेंग था वो मेडिटेशन करने के लिए चला जाता है। ये मोरुशा जो होता है वो जस्ट उसके साइड में बैठा रहता है और वो अपने मास्टर को देखता रहता है। उसके बाद अचानक से लू फेंग की आंखें खुलती है और वो मोरुशा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वही जो मोरुशा होता है वो लू फेंग को जागा देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लू फेंग मोरुशा की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, कल्टीवेशन कर रहा था और तुम बस यहाँ पे बैठे बैठे मुझे घूरे जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास सही में इतना था खाली टाइम था तो तुम हुआंग सिटी के अंदर घूम के क्यों नहीं आए। और वैसे भी अगर यहाँ पे अचानक से कोई आ भी जाता तो यहाँ की फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती और फॉर्मेशन ब्रेक होती मैं अपने कल्टीवेशन को रोक देता। उषा कहता है हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मजे कर सकते हैं, लेकिन जब मास्टर प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। लू फेंग कहता है कि बस बस अभी क्या रुला के मानेगा। चलो ठीक है, अभी मैं उठ ही चुका हूँ। तो बाहर से एक चक्कर मार के आते हैं और उस पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को बेच के आते हैं। लू फेंग से पूछता है कि आप उसे किसको बेचने वाले हो। लू फेंग मोरुशा से कहता है कि मैं उसे यांग फेंग क्लब के अंदर बेचने वाला हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दोनों के दोनों सिटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। फाइनली कुछ ही टाइम के बाद लू फेंग और मोरुशा वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं एंड ये होता है यांग फेंग गिल्ड हॉल। ये जो यांग फेंग गिल्ड हॉल होता है इसकी जो हाइट होती है वो बस लॉर्ड मैंशन से थोड़ी सी छोटी होती है। लू फेंग कहता है कि ये यहाँ की सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस मानी जाती है कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी चीज खरीदने या फिर बेचने के लिए। मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन दिखाता है क्योंकि उसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो भी लू फेंग उसे पता था उसे बस वही सारी चीजें पता थी। लू फेंग उसे बताता है कि जो यांग फेंग गिल्ड हॉल है ये एक्चुअल में यांग फेंग एशियन कंट्री को दर्शाता है और साथ ही ये जो यांग फेंग गिल्ड हॉल है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो यांग फेंग एशियन कंट्री के अंदर, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है। इवन थॉट अगर यहाँ पे कोई वॉर भी हो जाती है गॉड्स के बीच में तभी भी ये सारे जो गॉड्स होता है वो यांग फेंग गिल्ड हॉल को छूने की भी कोशिश नहीं करते। यांग फेंग गिल्ड हॉल को छूना यानी कि एशियन यांग फेंग किंगडम के साथ पंगा लेने वाली बात हो जाती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। मोरुशा समझ जाता है कि ये जो यांग फेंग गिल्ड है इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये जो जगह है यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफेस्ट मानी जाती है। वैसे भी ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल थोड़ा सा रेयर टाइप की चीज है। अगर वो कहीं और बेचता तो हो सकता था कि वहाँ के जो लोग हैं वो लू फेंग के पीछे कुछ लोगों को भेज देते, इवन इन लोगों का ट्रेड कंप्लीट हो जाता उसके बाद भी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से भरोसेमंद है एंड ये जो यांग फेंग गिल्ड है ये काफी ज्यादा बड़ा है तो इनके लिए इनकी जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ टाइम के अंदर लू फेंग और मोरुशा यांग फेंग हॉल की मेन बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं एंड जैसे ही वो मेन गेट के ऊपर पहुंचते हैं वहाँ पे दो लोग उनका वेलकम करते हैं। में से वो जो एक लड़की होती है वो लू फेंग और मोरुशा को एक टेबल के ऊपर लेके जाती है एंड वहाँ पे बैठा के वो सबसे पहले लू फेंग को एक वाइन सर्व करती है एंड इस वाइन का नाम था चोमी वाइन जो कि एशियन कंट्री यांग फेंग की काफी ज्यादा स्पेशल वाइन थी। मतलब इतनी भी ज्यादा स्पेशल नहीं थी लेकिन स्टिल ये अच्छी खासी वाइन थी। फेंग तुरंत इस वाइन को उठाता और जैसे एक छोटी सी सिप इसकी लेता है तो इसकी एक ही सिप लेने के बाद लू फेंग को एकदम से काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग सा फील होता है। उसकी जो आत्मा थी वो भी काफी ज्यादा तरोताजा हो चुकी थी। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो ज्यादा बकवास नहीं करता, वो डायरेक्टली उस औरत से कहता है मैं यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले से आया हूँ, मुझे ये ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल को बेचना है। सीशिया उस ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकालता है। वो जो औरत होती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उस वेटर को भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे वो उस वुडन बॉक्स को ओपन करती है और उसके अंदर से ब्लड क्रिस्टल फ्लावर बाहर आता है तो थोड़ी सी शॉक होती है और साथ ही साथ इसके ऑरा के कारण इस पूरे हॉल का जितना भी फॉर्मेशन थे वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद इस चीज की भी पुष्टि हो जाती है कि ये जो चीज है ये टॉप क्वालिटी की चीज है। ये जो फ्लावर है ये पूरी तरीके से फुली मैच्योर है और इसे काफी अच्छी तरीके से तोड़ा गया है। वो लड़की लू फेंग से कहती है कि हमारे यांग फेंग गिल्ड हॉल के हिसाब से इसकी जो कीमत है वो लगभग 1,20,000 कॉस्मिक सैंड है। क्या आप इस चीज को इस वैल्यू के साथ ट्रेड करना पसंद करोगे? लू फेंग होता है वो ज्यादा बहसबाजी नहीं करता और डायरेक्टली हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है क्योंकि लू फेंग को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि यांग फेंग गिल्ड हॉल के अंदर जितने भी ट्रेजर्स होते हैं जो कि 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड से नीचे के होता है उसके अंदर आप कोई भी बार्गेन वगैरह नहीं कर सकते। ज्यादातर जितने भी ट्रेजर्स होते हैं उनकी जो प्राइस होती है वो पूरी तरीके से फिक्स होती है, इसलिए यहाँ के वर्कर्स अगर चाहे भी तो इन सब चीजों के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये तुरंत बाद वो जो सर्वेंट होती है वो तुरंत वो ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को ले लेती है एंड उसके जगह पे वो शियाओ को 1,20,000 कॉस्मिक सैंड दे देती है। वो उससे कहती है कि आप इसे प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। लू फेंग बस ऊपर से देख लेता और देख लेता है कि ये पूरी तरीके से करेक्ट है। के बाद वो सर्वेंट लू फेंग की तरफ देखती है और पूछती है क्या मैं आपके लिए कोई और सेवा कर सकती हूँ। लू फेंग पता था कि उसे कुछ रिफाइनिंग मटेरियल्स खरीदने थे एंड फिर वो उसके बाद वो एक लिस्ट उसके हाथ में दे देता है। वो सर्वेंट उस लिस्ट के ऊपर नजर डालती है और ऊपर से अंदाजा लगा के कह देती है कि ये सारा जो सामान है ये लगभग 1 लाख कॉस्मिक सैंड के आसपास होगा। लू फेंग ये चीज सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका जो ब्लड क्रिस्टल फ्लावर था वो लगभग 1,20,000 कॉस्मिक सैंड का बिका था और 1 लाख तो उसके बस मटेरियल खरीदने में जा रहा है, यानी कि जितने का बिका था उतने की उसकी मटेरियल आ रहे हैं। अभी उसके पास बस 20,000 कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स बचे हैं।
के बाद जो लू फेंग होता है वो एक बार फिर से उस वेटर की तरफ देखता है और पूछता है क्या सही में इन सब चीजों की कीमत 1 लाख कॉस्मिक सैंड के बराबर में, साथ ही साथ इनमें से कुछ मटेरियल्स थोड़े से रियर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सारे मटेरियल्स को गैदर कर पाओगे? तो जो सर्वेंट होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे अंडर में 100 of thousands ऑफ माइंस है, आप बस एक बार हुक्म दीजिए, आपका सारा का सारा सामान कुछ ही टाइम के अंदर आपके सामने अरेंज हो जाएगा। जाते जाते वो शियाओ के ग्लास के अंदर थोड़ी सी और वाइन सर्व कर देती है और कहती है जब तक मैं बाकी का सामान लाती हूँ तब तक आप इस ग्लास का वाइन को एंजॉय कीजिए। लेडी सर्वेंट बस यहाँ से जा ही रही होती तभी लू फेंग उसे रोक लेता है और पूछता है अच्छा मुझे एक और काम था, मुझे डार्क हॉल के लिए भी अप्लाई करना था जो कि यांग फेंग गिल्ड हॉल का है। लू फेंग से कहती है कि अगर एक बार आप डार्क हॉल को ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको काफी सारे मिशंस दिए जाएंगे एंड आप उन सारे मिशंस को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट भी कर सकते हो और डिनाई भी कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप काफी सारी इंटेलिजेंसीज को भी परचेज कर सकते हो। इंटेलिजेंसीज का मतलब है कि कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की अगर लू फेंग को किसी की सुपारी देने के लिए किसी की कुंडली उंडली निकालनी हो तो वो यहाँ से निकलवा सकता है। साथ ही साथ जो इटर्नल ट्रू गॉड्स और लॉर्ड ऑफ गॉड्स होता है उन लोगों को डार्क हॉल को ज्वाइन करने के लिए कोई भी रिव्यू या फिर कोई भी फीस देने की कोई नीड नहीं पड़ती। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर फैला हुआ है, तो आप हर जगह पे इसके सेंटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार लू फेंग उस फॉर्म को फिलअप कर देता है। वो सर्वेंट लू फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि लॉर्ड गॉड आपके लिए एक कोड नेम काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप डार्क पैलेस के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो। लू फेंग अपने लिए एक कोड नेम चूज करता है जो कि होता है स्वॉर्ड मैन, क्योंकि लू फेंग को तलवारबाजी करना काफी ज्यादा पसंद होता है। सेकंड्स के अंदर ये जो एप्लीकेशन होता है वो सबमिट हो जाता है और लू फेंग का रिव्यू भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद वो जो वेटर होती है वो अपने हाथों को फ्लिप करती है और उसके हाथों के अंदर एक कम्युनिकेशन टोकन आ जाता है जो कि वो लू फेंग को पकड़ा देती है। कम्युनिकेशन टोकन की मदद से जो लू फेंग था वो अपने मिशंस को एक्सेप्ट कर सकता था या फिर अगर उसे कभी भी डार्क पैलेस हॉल को कम्युनिकेट करना हो या फिर कांटेक्ट करना हो तो वो इस चीज के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। अगर ये जो टोकन है अगर ये गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है तो लू फेंग इसे वापस से री इशू करा सकता है यांग फेंग गिल्ड हॉल से। जिसके बाद तुरंत जो लू फेंग होता है वो कुछ इंटेलिजेंसीज को परचेज करने की कोशिश करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को। लू फेंग यहाँ की सबसे ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखता है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट की इन्फॉर्मेशन थी। ये जो चीज थी ये लू फेंग उधारी के बेसिस के ऊपर कर रहा था, क्योंकि एक बार अगर कोई भी डार्क पैलेस हॉल को ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास लगभग 1000 कॉस्मिक सैंड्स की लिमिट होती है, मतलब 1000 कॉस्मिक सैंड्स तक का वो ट्रांजेक्शन कर सकता है फ्री में। फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, इनको ये चीज एक एरा के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है, वरना इसका जो फाइन होता है लगभग 10 गुना उनको पे करना पड़ता है। जो इन्फॉर्मेशन अभी अभी लू फेंग ने ली थी उसकी कीमत लगभग 10 कॉस्मिक सैंड के ग्रेन्स थी। लू फेंग ने अभी अभी जो इंटेलिजेंस ली थी उसके अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट्स के मैप, सिटीज और बाकी की बेसिक सिचुएशंस के बारे में आइडिया था। इस वक्त जो लू फेंग था उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी फूड किंगडम के इन्फॉर्मेशन के बारे में। फूड किंगडम के बारे में उसे पता चलता है कि फूड किंगडम के अंदर कुल मिला के 5 रूलर्स है। इस चीज के अलावा इस इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं लिखा था जो कि अभी अभी लू फेंग ने खरीदी थी, ना कि उनके ट्रेजर्स के बारे में और ना कि उनके सीक्रेट रिकॉर्ड्स के बारे में। तभी जो लू फेंग होता है थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि जो मास्टर जाओ शेंकी थे उन्होंने लू फेंग को बताया था कि जो फूड किंगडम है उसके अंदर कुल मिला के 3 रूलर्स है। वो सोचता है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है, तो मे भी हो सकता है कि 2 रूलर्स और ज्यादा ऐड हो चुके हों। वैसे भी मास्टर जाओ शेंकी ने बताया था कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो जो फूड नेशन था वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लू फेंग नहीं निकालता क्योंकि अभी वो बस एक इटर्नल ट्रू गॉड था एंड गॉड किंग लेवल की इन्फॉर्मेशन या फिर चॉज मास्टर लेवल की लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल के वो क्या ही करता। वैसे भी अगर उसे जरूरत से ज्यादा चीजें पता चल गई तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए फिलहाल शिया उतनी ही चीजों के बारे में जानता है जितनी की उसे नीड होती है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो डार्क पैलेस के कुछ बाउंटी मिशन की तरफ देखता है जिसके अंदर काफी सारे बाउंटी मिशन थे, जिसके अंदर कुछ लोगों की प्रोटेक्शन करना था, तो कुछ लोगों को मारना था, तो कुछ लोगों की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालवाना था। उसी के अंदर एक बाउंटी मिशन ये भी था कि मू लिक्सियाओ नाम का एक सुप्रीम कमांडर है, उसे मारना है जो कि हुआंग लीजन का है। हुआंग इस सिटी का नाम है और लीजन यहाँ की ट्रेजर्स को बोला जाता है, जो कि आप मैकेनिकल ट्रेजर भी समझ सकते हो जिन्हें ऑपरेट करने के लिए काफी सारे ट्रू गॉड्स की नीड होती है। रही बात इस पर्सन की जो कि सुप्रीम कमांडर था, ये 10 आर्मीज के अंदर हुआंग सिटी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन था। यहाँ का जो सिटी लॉर्ड था वो भी इस पर्सन के कंपैरिजन का नहीं था, बट स्टिल इस बंदे के भी मारने की सुपारी यहाँ पे दी गई थी। देख के लू फेंग जो होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है और उसे पता चलता है कि यांग फेंग क्लब ये सही में कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो जो वेटर होती है वो अपने हाथों को हिलाती है और उसके हाथों के अंदर एक ब्लैक कलर की जेड बॉटल आ जाती है जो कि वो उठा के लू फेंग के सामने रख देती है और कहती है लॉर्ड गॉड इसके अंदर वो सारी की सारी रिफाइनिंग मटेरियल्स है जो कि आपने मंगाए थे, आप इन्हें एक बार चेक कर सकते हो। जब लू फेंग चेक करता है तो उसके अंदर काफी सारे मटेरियल्स थे जिनका लगभग एक पहाड़ बन चुका था। उसके अंदर बस ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स थे, कम तो बिल्कुल भी नहीं थे।
देखिए ऐसे समझ लो लू फेंग ने जो भी चीजें मंगाई थी उसके अंदर कोई भी चीज कम नहीं थी कि उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी सी एड ऑन करके डाल के रखी थी। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और लू फेंग और मोर्शा फाइनली बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को यांग फेंग हॉल देखने के लिए मिलता है। यांग फेंग हॉल की एक छोटी सी जगह पे हम लोग को दो पावरफुल लोग देखने के लिए मिलता है। एक बंदा ग्रे कलर के मिस्ट में से बाहर आता है और बाहर आते ही वो ग्रीट करता है अपने सामने वाले पर्सन को। तो वहाँ पे खड़ा पर्सन ग्रे मिस्ट वाले पर्सन से कहता है कि तुम फ्लेम विंड गिल्ड के लीडर हो, मास्टर हो, उसके बाद भी तुमने सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दी है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। वहाँ पे खड़ा बुढ़ा उस धुएं वाले आदमी से कहता है देखो मैंने एंसेस्टर के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा से तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम ऑलरेडी एशियन कंट्री को छोड़ के जा चुके हो, इसके कारण मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। अभी ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ ईयर हो चुके हैं, तुम अभी तक वापस लौट के नहीं आए। तुमने वापस आने का कोई प्लान भी बना रखा है? अभी वो जो धुआं वाला बंदा होता है वो कहता है कि वैसे तो मैंने सोच के रखा है कि जब मैं चॉज रिलम को ब्रेक थ्रू कर लूंगा उसी के बाद मैं वापस आऊंगा। जो बुढ़ा होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है और वो कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन चॉज रिलम के ऊपर बिना ब्लड कल्टीवेशन के पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी नोबल ब्लड लाइन बह रही है, तुम चाहो तो आसानी से अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो, बट तुम चॉज रिलम को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसे कॉम्प्रहेंड कर रहे हो। तुमने सही में अपने ब्रेक थ्रू को इस तरीके से कर लिया तो पूरा का पूरा जो डिवाइन क्लैन है वो तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा आगे जाके। एक तरीके से आप समझ लो कि ये जो बंदा है ये यहाँ का डिसेंडेंट है जो कि 1000 साल पहले ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है अपनी कल्टीवेशन के लिए। एंड वही ये जो बुढ़ा है ये बुढ़ा इसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा है क्योंकि इनके जो एंसेस्टर है उन्होंने इस बच्चे की जिम्मेदारी इस बुढ़े को सौंप के रखी है। लेकिन वो जो यंग मैन होता है वो बस एक ही चीज कहता है कि आसान रास्ते के ऊपर चलने वाले लोग कभी भी जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। एक बार अगर वो अपनी कल्टीवेशन पाथ के ऊपर सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली उसकी फैमिली अपना बेस्ट देगी ताकि वो इस पर्सन को कल्टीवेट कर सके। वो जो यंग मैन होता है वो कहता है कि मास्टर यहाँ पे एक्चुअल में एक नया बंदा है जिसने हमारे डार्क पैलेस को ज्वाइन किया है और ये एक इटर्नल ट्रू गॉड है, इसका कोड नेम स्वॉर्ड मैन है। के बाद वो लोग इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। के बाद हम लोग को लू फेंग और मोरुशा देखने के लिए मिलता है। लू फेंग मोरुशा से कहता है कि मैं वापिस से एक लंबे सक्लूजन के अंदर जाने वाला हूँ, अगर तुम्हें आसपास घूमना हो तो तुम बेफिक्र घूम सकते हो, अगली बार की तरह मेरे सामने भूत बन के मत बैठना। के बाद जो लू फेंग होता है वो काफी अच्छे से रिप्लाई करते हुए कहता है कि मास्टर इस बार आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करूंगा। लू फेंग जाने से पहले मोरुशा को वापस से वार्निंग दे देता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखे, भले वो खाए पिए मौज करे वांग सिटी के अंदर, लेकिन किसी से भी किसी भी तरीके का पंगा लेने की कोई नीड नहीं है। इसके बाद लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है और वो अपने स्टार टावर के अंदर आ जाता है और स्टार टावर के अंदर बैठने के बाद वो वापस से अपने गुफा के अंदर चला जाता है। इवन थॉट जो लू फेंग था वो गुफा के अंदर भी स्टार टावर के अंदर ही कल्टीवेट कर रहा था। स्टार टावर से ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। अगर इवन गुफा के अंदर कोई एंटर भी कर जाता है सारे फॉर्मेशंस को तोड़ के, उसके बाद भी वो स्टार टावर को छू भी नहीं सकता। जो स्टार टावर है वो एक ऐसी चीज है जिसका बस एक ही मास्टर बन सकता है, वो है लू फेंग, और लू फेंग को बचाने के लिए स्टार टावर कुछ भी कर सकता है। इसके बाद फाइनली जो लू फेंग होता है वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था, सडनली उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम से बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो लगभग 1 लाख किलोमीटर तक बड़ी हो जाती है। इसके बाद उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी और बड़ी होती है और लगभग 1,20,000,000 किलोमीटर तक बड़ी होती है। लू फेंग नोटिस करता है कि उसकी इतने बड़ी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्पेस सप्रेशन लग रहा है क्योंकि यहाँ का जो कॉन्टिनेंट है ओरिजिन कॉन्टिनेंट, इसका जो स्पेस सेपरेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर होता तो शायद से उसकी जो डिवाइन बॉडी होती वो और ज्यादा बड़ी हो पाती। तो इनको पता चलता है कि जब उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी ग्रो हुई थी, यानी कि जब उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था, तो उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से पूरी हद तक ग्रो नहीं हुई थी। बिकॉज यहाँ के हिसाब से जो इटर्नल ट्रू गॉड है उनकी जो बॉडी की साइज होती है वो लगभग 3.6 बिलियन किलोमीटर की तक होती है। लू फेंग की बॉडी का बस 120 मिलियन के ऊपर अटकी हुई थी। यानी आप समझ सकते हो कि लू फेंग को कितना ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। साथ ही साथ लू फेंग की लिमिट भी कितनी ज्यादा दूर है। जब लू फेंग अपने बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि अभी भी उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, इसलिए वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और चॉस पावर डायग्राम को स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस कर रहा था। ये जो चॉस पावर डायग्राम का मेथड था ये लगभग कुछ 6 लेवल्स के अंदर बटा हुआ है। इसके जो पहले के 3 लेवल है वो इटर्नल लेवल्स कहा जाते हैं और वही इसके जो लास्ट के 3 लेवल है उसे चॉस रिलम लेवल कहा जाता है। फर्स्ट लेवल था चॉस पावर डायग्राम का, उसके अंदर अपनी फाउंडेशन बनानी होती थी, साथ ही साथ कुछ डिवाइन मटेरियल्स को रिफाइन करना सीखना होता था। एंड ये सारी चीजें सुनने में काफी ज्यादा आसान लगती है लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। लू फेंग दोबारा से ट्राई करता है लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था, लेकिन लू फेंग रुकता नहीं है और वो लगातार ट्राई करता रहता है। एंड इसी तरीके से दिन बीतते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन और लगभग 3 दिन बीत जाता है। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ के ओरिजिनल यूनिवर्स के दिनों से काफी ज्यादा लंबे चलते हैं, यानी कि यहाँ का 1 सेकंड 10,081 सेकंड्स के बराबर में होता है वहाँ का।
मतलब यहाँ का जो एक दिन है वो प्रिमोडियल यूनिवर्स के अंदर एक साल के बराबर में आप समझ सकते हो। इसके बाद फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फेंग के बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आने लग जाता है। जो लू फेंग की बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट करती है। वही हम लोग को लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स भी देखने के लिए मिलता है जो कि ग्रो हो रहा था और वो आसपास की चॉटिक एनर्जी को भी काफी ज्यादा तेजी से अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा था। इसी के साथ साथ फाइनली लू फेंग की जो साइज होती है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो 130 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाती है, फिर 140 मिलियन किलोमीटर, और ऐसे ही करते करते वो लगभग 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लू फेंग को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो अपने डीप कल्टीवेशन के अंदर डूबा हुआ था। कुछ टाइम और बीतता है और जो लू फेंग होता है वो अपनी आंखें खोलता है एंड वो देखता है कि ऑलरेडी उसकी जो हाइट है वो 800 मिलियन किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है। साथ ही साथ अब वो चॉस पावर डायग्राम को थोड़ा थोड़ा समझने भी लग गया था। लू फेंग ने अभी अभी जो ग्रोथ की थी वो अपनी इस ग्रोथ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि लू फेंग को पता था कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो नॉर्मल इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी की साइज होती है वो लगभग 3.6 बिलियन किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए एंड अभी जो लू फेंग था वो बस 800 मिलियन के आसपास था, यानी कि अभी भी बहुत बड़ा गैप बचा था। इसके साथ जो लू फेंग होता है वो पूरी तरीके से मंत्र मुक्त हो चुका था अपनी कल्टीवेशन के अंदर। साथ ही साथ उसे अब इन सब चीजों के अंदर काफी ज्यादा मजा भी आने लग गया था। वो अपनी 9 बाउंड्री, ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक, आर्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स, एक्सटेंशंस और भी काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ता है। वैसे भी यहाँ पे जो चॉज एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थिक थी, उसे लगता था कि वो चॉज एनर्जी के सोर्स से काफी ज्यादा नजदीक है। फेंग ने ऑलरेडी अपने इटर्नल ट्रू गॉड लेवल की जो बॉडी थी उसे उसने नॉर्मल ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कल्टीवेट किया था, लेकिन अगर वो इस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता। इसी तरीके से जो लू फेंग होता है वो अपने प्रैक्टिस के अंदर लगा रहता है और टाइम बीतता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है जो कि इतने टाइम से ग्रो हो रहा था, लेकिन फाइनली अब वो ग्रो होना बंद हो चुका था। लू फेंग की डिवाइन बॉडी भी अभी ग्रो करना स्टॉप कर चुकी थी। इस पॉइंट के ऊपर फाइनली लू फेंग को ऐसा रियलाइज होता है कि उसकी जो बॉडी है वो फाइनली अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है, यानी कि वो इटर्नल ट्रू गॉड स्टेज के काफी नजदीक पहुंच चुका है। अनकॉन्शियसली लू फेंग को पता भी नहीं चलता कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलरेडी उसे 1.2 बिलियन डेज बीत चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक एरा बीत चुका है। ये मैं ओरिजिनल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लू फेंग को एक एरा बीत चुका है। जैसे ही लू फेंग अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि अभी उसकी जो करंट बॉडी की हाइट थी वो लगभग 18 मिलियन किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिसाब से यहाँ की जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं उनकी जो इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी की लिमिट होती है वो लगभग 3.6 मिलियन किलोमीटर तक की होती है, यानी कि लू फेंग उनकी बॉडी से लगभग 5 टाइम ज्यादा बड़ा है। यानी कि ऐसा समझ सकते हो कि एक चॉज मास्टर लेवल का जो बंदा होगा उसकी भी बॉडी से लू फेंग की बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है। बट गाइस, जस्ट बड़ी बॉडी होने से कुछ नहीं होता। लू फेंग को काफी सारी पावरफुल टेक्निक्स और डिवाइन पावर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लॉर्ड ऑफ चॉज होते हैं इन लोगों की जो डिवाइन बॉडी होती है, क्योंकि ये लोग ब्लड कल्टीवेशन करते हैं इसलिए इनकी जो बॉडी होती है वो लगभग 10 बिलियन किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। लेकिन जो लू फेंग था बस वो एक इटर्नल ट्रू गॉड था, लेकिन सिर्फ वो 18 बिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुका था। कॉज वो पूरी तरीके से अपनी ब्लड लाइन कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही बॉर्न हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ की फैक्टर्स का उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन लू फेंग जैसे लोग जो लॉस को कॉम्प्रहेंड करते हैं उनके लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनके पास कोई भी ब्लड लाइन का सपोर्ट नहीं होता। बट अगर वो नॉर्मली कल्टीवेशन करके ब्लड लाइन कल्टीवेटर्स के नजदीक भी पहुंच जाता है तो वो किसी भी नॉर्मल ब्लड लाइन कल्टीवेटर से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लू फेंग की जो डिवाइन बॉडी वो तो ऑलरेडी उसके कल्टीवेशन रिलम के औकात से बाहर जा चुकी है। इसलिए ये मत समझना कि जो लू फेंग है वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो एक लॉर्ड ऑफ चॉस को हरा सके। लू फेंग डेफिनेटली इस वक्त एक लॉर्ड ऑफ चॉस के साथ फाइट तो कर सकता है, लेकिन उसे हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा ये तो कोई नहीं जानता कि बस एक सांड जैसा शरीर लेके तुम एक शेर को नहीं हरा सकते। बात जो लू फेंग होता है वो वापस अपने कल्टीवेशन के अंदर डूब जाता है और इसी तरीके से 300 दिन और बीत जाता है। इन 300 दिनों के अंदर उसने अपनी बॉडी के लिए कुछ ट्रेजर्स रिफाइन किए थे। इन ट्रेजर्स को रिफाइन करने के लिए लू फेंग ने उन्हीं सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया था जिसको खरीदने के लिए उसने लगभग 1 लाख कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स को दिया था। लू फेंग देखता है कि जस्ट उसके फाउंडेशन लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर ही उसका पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का कोटा पूरा हो गया, तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आगे के लेवल्स के ऊपर और ज्यादा मेहनत और साथ ही साथ और ज्यादा रिसोर्सेज की उसे नीड पड़ेगी। मे बी अपने इस बॉडी को कल्टीवेट करते करते लू फेंग रोड पे आ जाए। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा लकी था कि लू फेंग को वो 1 लाख कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स मिल गए अपने उस फ्लावर को बेचने के बाद। नॉर्मली जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो इतना अमीर नहीं होते। आप ह्यूडोमो का एग्जांपल ले सकते
जानते हो, जो कि एक 8 लेवल का इटरनल ट्रू गॉड था, बट उसके बाद भी उसके पास बस 10,000 कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स थे। लू फेंग को किस्मत से उस फूल को बेचने के बाद 1,20,000 कॉस्मिक सैंड के पार्टिकल्स मिल चुके थे, जिसके अंदर से 1 लाख के तो उसने अपने लिए मटेरियल्स खरीद लिए थे, बचे 20,000, जिसके अंदर से कुछ उसने अपने पास रखे थे और कुछ उसने मोरुशा को अपने पॉकेट मनी के तौर पे भी दिए थे। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी डिवाइन जिंजेटिक बॉडी की तरफ देखता है, जो कि ऑलरेडी 18 बिलियन किलोमीटर तक लंबी चौड़ी थी। एंड वो देखता है कि पहले जब वो इस सिटी के अंदर आया था तब उसे इस सिटी की दीवारें काफी ज्यादा बड़ी लगती थी, लेकिन अभी इस सिटी की जो बड़ी बड़ी दीवार है वो बस उसके घुटने तक आ रही है। जो लू फेंग होता है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है एंड फाइनली अभी वो कल्टीवेशन के बाहर आने की सोचता है। के बाद फाइनली वो अपने स्टार टावर के बाहर आता है और स्टार टावर का दरवाजा खुलते एक बूम होता है। ये जो जोर का धमाका भी अभी हुआ था ये बस इसलिए हुआ था क्योंकि जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से अपने स्टार टावर के अंदर था, जिसके कारण जो यहाँ के लॉस थे वो अनस्टेबल हो चुके थे। अगर देखा जाए तो इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए 1 सेंचुरी या फिर 1-2 एराज बीतने का टाइम कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं होता। फाइनली जब लू फेंग अभी अभी उठा है तो उसने अपने बॉडी को हर तरीके से कल्टीवेट किया है। बॉडी के अंदर जितनी भी कमियां थी उसने अपनी सारी कमियों के ऊपर ध्यान भी दिया है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो इन सारी कल्टीवेशन की बातों को साइड में रख देता है। वो मोरुशा के बारे में सोचता है एंड क्योंकि मोरुशा उसका सोल स्लेव था तो जैसे ही वो मोरुशा के बारे में सोचता है मोरुशा को सिग्नल मिल जाता है और मोरुशा भागते हुए आता है। मोरुशा के एक हाथ के अंदर चिकन लेग पीस था तो दूसरे हाथों के अंदर एक दारू का ग्लास। वो मुंह में चिकन चबाते हुए काफी ज्यादा खुशी के साथ लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो कहता है मास्टर मास्टर आप फाइनली सक्लूजन से बाहर आ गए, मैं आपको कितने ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। लू फेंग जब मोरुशा के हाथों के अंदर वो वाइन जार और वो बारबेक्यू देखता है तो कहता है कि लगता है कि तुम इन दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जो मोरुशा होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है हाँ मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। नहीं 1 मिनट नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और इसी के साथ वो पूरा का पूरा मीट का पीस खा लेता और ऊपर से दारू भी पी लेता है। फिर वो कहता है कि मास्टर आपने मुझे कहा था कि मैं कोई भी परेशानी ना खड़ी करूँ, लेकिन यहाँ के लोग वो काफी ज्यादा अजीब किस्म के लोग हैं, क्योंकि आपने मुझे कहा था इसलिए मैं इतने ज्यादा लंबे टाइम से उनको सह रहा था। मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग गया था। जुआंग सिटी के अंदर काफी सारे पागल लोग भरे पड़े हैं, उन पागल लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली होती है, उन्हें जब देखो किसी न किसी के साथ लड़ना ही होता है। वैसे भी मास्टर आप जानते हो कि मैं कितना ज्यादा गर्म मिजाज का क्रिएचर हूँ, उसके बाद भी मुझे उन सब चीजों को सहना पड़ रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो उनको बस एक ही झापड़ में सुला देता, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था। मैंने उन लोगों को जैसे तैसे करके झेल लिया और जो बड़े बड़े मैटर्स थे उन्हें छोटा कर दिया। लू फेंग ये लाइन सुनता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो कहता है बड़े मैटर्स को छोटा कर दिया यानी कि कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उनकी जान नहीं ली, मैंने बस उनके हाथ पांव तोड़ दिए, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी, मैंने उनके दांत तोड़ दिए, लेकिन एट द एंड मैंने उन लोगों को जिंदा छोड़ दिया। लू फेंग ये सब चीजें सुनता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी मुंडी हिलाते हुए डेस्परेटली सोचता है वैसे भी ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए पैदा हुआ है। अगर वो बेवकूफ लोग इसको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो उनका ये हाल होना तो लाजमी है। के बाद जो मोरुशा होता है वो कहता है कि मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस उन्हें थोड़ा बहुत ही मारा था, जिसके बाद उनको ये चीज पता चल जाए कि उनमें और मेरे में कितना बड़ा स्ट्रेंथ डिफरेंस है। के बाद मैंने उनके ऊपर अपना छोटा मोटा फाइन इम्पोज करके उनको छोड़ दिया। वैसे भी मास्टर आप ही कहते हो ना कि जब कोई भी आपको बुली करे तो उनके सामने बस खड़े खड़े मार खाना या फिर उनको सहना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। बट जो लू फेंग होता है वो मनी मन सोचता है कि उन बेचारों के लिए तो यही सबसे बड़ा जुर्म था कि उन्होंने तुम्हारे साथ भिड़ने की कोशिश की। उन नादानों को कौन समझाए कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहा है। बाद जो शिया होता है वो बस हाँ के अंदर मुंडे हिलाते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। बाद जो मोरुशा होता है वो स्माइल करते हुए काफी ज्यादा क्यूट मैनर के अंदर कहता है मास्टर अभी आप जाग चुके हो तो मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। एंड फिर वो लू फेंग से कहता है क्यों ना मास्टर हम दोनों मिलके थोड़ी सी दारू पिए, वैसे भी आपको काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका होगा और यहाँ की जो वाइन है वो भी काफी ज्यादा सही लगती है। के बाद जो मोरुशा होता है वो लू फेंग को थोड़ी सी वाइन निकाल के दे देता है। एंड जैसी जो लू फेंग होता है वो उस वाइन को थोड़ा सा टेस्ट करता है, वैसी उसकी जो आत्मा होती है वो पूरी तरीके से तरोताजा हो जाती है। वो कहता है ये सही में काफी ज्यादा सही चीज है। तो गाइस इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद कोई भी नशा महसूस करना लगभग इम्पॉसिबल है। चलिए सारी जो वाइन्स होती है इनको इस तरीके के डिवाइन मटेरियल्स के थ्रू रिफाइन किया जाता है, जिनके कारण इनके अंदर स्टिल थोड़ा बहुत नशा होता है कि इन इमॉर्टल्स के भी दिमाग के ऊपर थोड़ा बहुत असर कर देता है। ऐसे तो जो मोरुशा है उसके लिए खाना बस मिनिएचर यूनिवर्स और चॉज एनर्जी थी, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी मोरुशा इंसानों की तरह खाता पीता है, यानी कि वो पूरी तरीके से एक पालतू बन चुका है लू फेंग का। बाद जो मोरुशा होता है वो लू फेंग को और वाइन नहीं देता और कहता है कि मास्टर इस
वाइन को खरीदने के लिए मुझे लगभग 30 क्रिस्टल्स को पेंट करना पड़ा था एंड मैं इसे काफी ज्यादा बचा बचा के पी रहा हूँ। वैसे भी मास्टर, आपने जो भी मुझे पॉकेट मनी दी थी वो भी खत्म होने में आई है। वैसे तो जो मोरुशा की पॉकेट मनी थी वो सालों पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि जो मोरुशा था वो हुआंग सिटी के अंदर ही रह रहा था तो वो लोगों को मार के उनसे फाइन वसूल कर करके अपना गुजारा चला रहा था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो मोरुशा की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि जो हुआंग सिटी है यहाँ की जो फूड और वाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, चलो मैं इन सब चीजों को ट्राई करना चाहता हूँ। मोरुशा के आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिलती है और वो कहता है, अरे हाँ हाँ चलो चलो, आपके साथ साथ मुझे भी खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इस बार इन सब चीजों के लिए आप ही को पे करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे। सुनते ही जो लू फेंग होता है वो मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है, तू सही में काफी ज्यादा चिंदी किस्म का क्रिएचर है। इवन थॉट वो जो पॉकेट मनी जो तेरे पास है वो भी मेरी ही दी हुई है, उसके बाद भी तू इतनी चिंदीगिरी मुझे दिखा रहा है, यानी कि मेरे ही पैसों का दम मेरे को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर जो लू फेंग होता है वो मोरुशा से कुछ भी नहीं कहता और उसके साथ साथ सिटी की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। टाइम के बाद जो लू फेंग और मोरुशा होता है वो फायर इलम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है जो कि हुआंग सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी एरिया के अंदर बना हुआ था। इसी जगह के ऊपर फायर इलम बैंक्वेट नाम का एक स्टोर था जो कि ज्यादा महंगा नहीं था। बाद लू फेंग और मोरुशा एक टेबल के ऊपर आके बैठ जाता है। मोरुशा तुरंत जोर से आवाज लगाता है यहाँ के वेटर को। यहाँ का जो वेटर होता है वो मोरुशा को काफी अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि मोरुशा काफी ज्यादा लंबे टाइम से इसके रेस्टोरेंट में खाना खाया करता था। तुरंत जो मोरुशा होता है वो यहाँ पे फायर इलम बैंकेट का ऑर्डर दे देता है। वो जो वेटर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं ला रहा हूँ, आप बस कुछ टाइम इंतजार कीजिए। वो जो होटल का मालिक होता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है और वो कहता है, मुझे खुद से इस फायर इलम बैंकेट को मनाना पड़ेगा क्योंकि ये उसके रेस्टोरेंट के लिए भी थोड़ा सा रेयर था कि उनके यहाँ पे कोई इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर आए। इसके बाद वो जो होटल का मालिक होता है वो एक वेटर से कहता है कि जाओ जाके उन्हें वाइन सर्व करो, उनके टेबल के ऊपर जल्दी से डिशेस और ग्लास लगाना स्टार्ट करो। ऐसे वो जो वेटर होता है वो लू फेंग के टेबल के ऊपर आता है और वो सारी चीजें सर्व करने लग जाता है। लू फेंग उस वेटर की तरफ देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। ये जो वेटर था ये और कोई नहीं, ये सीयूजी था। जो लोग सीयूजी को भूल गए उनको मैं बता दूं कि ये उसी ट्राइब का बंदा है जिनको लू फेंग ने बचाया था। लोगों को याद होगा कि लास्ट के एपिसोड्स के अंदर लू फेंग ने एक ट्राइब को बचाया था जिसके अंदर एक ट्राइब लीडर था और कुछ उसके 10 ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स थे। उसी के अंदर सीओजी और सीओयुन नाम के 2 यंग लोग थे जिन्हें जो ट्राइब लीडर थे वो हमेशा भाषण देते रहते थे ताकि वो हुआंग सिटी के अंदर आके पावरफुल बन सके। जो सीओजी होता है वो जैसे लू फेंग को देखता है वो लू फेंग को काफी अच्छे तरीके से ग्रीट करता है बो करते हुए। इसके बाद जो मोरुशा होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि मास्टर, मैंने सीओजी को पहले भी काफी बार देखा और सीओजी ने पहले मुझे काफी बार सर्व भी किया है। अभी कितनी ज्यादा किस्मत की बात है कि आपने इन सब लोगों की जान बचाई थी और एट द एंड इन्हीं में से एक आदमी आपको इस तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर मिल गया। जो लू फेंग होता है वो भी हंसते हुए कहता है और कहता है ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। जो सीओजी होता है उसके आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं क्योंकि अगर उस दिन लू फेंग नहीं होता तो इनकी पूरी की पूरी टीम वहीं पे मारी जाती है इनके लीडर के समेत। सीओजी लू फेंग को बताता है कि जब वो इस जगह के ऊपर आया था हुआंग सिटी के अंदर तो यहाँ पे रहने के लिए उसे 14 क्रिस्टल की नीड थी, यानी कि वो कुछ पैसों की नीड, और पैसे कमाने के लिए उसने इस होटल के अंदर ज्वाइन कर लिया। इस होटल का जो मालिक है वो काफी ज्यादा अच्छा है। सीओजी को बिना किसी एक्सपीरियंस के यहाँ पे रख लिया क्योंकि जो सीओजी था उसे खाना बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो उसे यहाँ पे टिकने में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं आई। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो सीओजी के भाई के बारे में पूछता है, यानी कि सीओ युन। तो सीओजी बताता है कि उसका जो भाई है वो एक ऑर्डिनरी गार्ड है एक बिग फैमिली का। वहाँ पे उसे हर दिन अपनी जिंदगी को रिस्क के अंदर डालना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और दूसरी स्किल नहीं थी तो उसे टेम्परेली वही काम करना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि उसका जो काम है वो काफी ज्यादा रिस्की और काफी ज्यादा मेहनत वाला है। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है इस रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो फाइनली पर्सनली आता है ब्लैक बचर डिश को लेके हुए लू फेंग के टेबल के ऊपर सर्व कर देता है काफी ज्यादा सुंदर तरीके से। डिश के अंदर बीचों बीच एक बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा रखा गया था। ये जो मीट का टुकड़ा था इसके अंदर से एक फायर एसेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। वही वो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो लू फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, सर मैं एक ट्रू गॉड था तब मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया था जिसके बाद मैं ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल तक गया। धीरे धीरे करके मेरी कुकिंग स्किल्स काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई और वहाँ पे सब लोग मुझे गॉड ऑफ कुकिंग कहा करते थे। इसका मतलब है इसके होम टाउन के अंदर, यानी कि ये भी इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट का नहीं है, ये 3000 ओरिजिनल यूनिवर्स में से एक बंदा है कि यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करके आया है जिस तरीके से लू फेंग यहाँ पे आया था। डेफिनेटली ये बंदा अपने होम टाउन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल होगा लेकिन इस जगह के ऊपर ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी सा है। मैं हुआंग सिटी के अंदर नया नया आया था तो मैं यहाँ पे बीस्ट को मार के उनके बॉडीज को बेचा करता था और छोटे मोटे मिशंस किया करता था। इसी तरीके से मैंने काफी सालों तक यही काम किया एंड फाइनली जब मेरे पास कुछ 50,000 एपेक्स के करीब पैसे आ गए तो मैंने फाइनली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अभी इस रेस्टोरेंट के थ्रू मेरी इतनी कमाई हो जाती है कि मैं अपने लिए डिवाइन मटेरियल्स खरीद के अपना कल्टीवेशन कर सकूं। के बाद वो जो होटल का मालिक होता है वो लू फेंग से कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज आप हमारे ये फायर
रेरिलम बकेट को ट्राई करके देखिए। आई होप कि आपको ये जो चीज़ है ये पसंद आएगी। इसके बाद लू फेंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। एंड जैसे ही लू फेंग इस मीट का एक टुकड़ा अपने मुंह के अंदर डालता है, वैसे ये जो मीट होता है वो तुरंत उसके मुंह के अंदर जाते पूरी तरीके से घुल जाता है। लू फेंग के मन के अंदर गाना बजने लग जाता है। इस चीज को खाने के बाद जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से मंत्र मुक्त हो चुका था। वही जो मोर्शा होता है वो कहता है मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसी एक्सपीरियंस हुआ था मास्टर। मीट का एक बड़ा पीस तोड़िए, जब आप बड़ा पीस तोड़ोगे तो आपको एक और अलग एक्सपीरियंस फील होगा। जैसे जो लू फेंग होता है वो मीट का एक बड़ा पीस तोड़ता है, बूम, ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से लेके उसके पेट तक बहुत तेजी से पूरी तरीके से आग फैल चुकी है। अंदर से बाहर तक उसकी पूरी बॉडी को झंझोल के रख दिया था। एक सेकंड के लिए ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वो वापस से रिबॉर्न हुआ है। के बाद जो लू फेंग होता है वो उस होटल के ओनर की तरफ देखते हुए कहता है इसे खाने के बाद लिटरली ये एक्सपीरियंस जैसे कि वापस से एक नई जिंदगी मिली हो। लिटरली ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा कंफर्टेबल था। स्टिल एट द एंड जो लू फेंग था वो एक इटर्नल ट्रू गॉड था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ भी इतना फील नहीं हुआ था। अगर कोई ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर या फिर कोई ऑर्डिनरी डिवाइन बॉडी वाला वॉरियर होता तो डेफिनेटली उसे एक अलग ही फील आता। शॉप ओनर लू फेंग से पूछता है कि सर आपको ये चीज कैसी लगी। लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है ये चीज सही है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे ये चीज पसंद आई। के बाद जो लू फेंग होता है वो वाइन को भी टेस्ट करता है और वाइन का भी स्वाद काफी ज्यादा अच्छा था। के बाद जो लू फेंग होता है वो उस होटल ओनर के साथ कुछ टाइम तक चैट करता है, उस मीट को खाते खाते और वाइन पीते पीते। एंड मोरुशा और लू फेंग 10 चॉस क्रिस्टल उस होटल ओनर को पे कर देते हैं एंड फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। बाद तुरंत वो जो होटल का मालिक होता है वो सीओजी को हाथ पकड़ते हुए उसको कोने में लेके जाता है और पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो जो सुप्रीम लॉर्ड थे वो वापस से हमारे रेस्टोरेंट के अंदर दोबारा से आएंगे। बाद जो सीओजी होता है वो कहता है मुझे देखने से तो ऐसा लगा कि जो सुप्रीम लॉर्ड है उन्हें ये जो रेरिलम बैंकेट है ये काफी ज्यादा पसंद आया। शॉप का ओनर कहता है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अगर ये बात सच हो। गाइस ये जो शॉप ओनर होता है इसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपने शॉप को चलाने के लिए। एंड जब यहाँ पे कोई इटर्नल ट्रू गॉड आता है तो डेफिनेटली एक इटर्नल ट्रू गॉड को देख के काफ़ी सारे लोग इस शॉप की तरफ अट्रैक्ट होते थे। ठीक इसी तरीके से आज भी इनके शॉप के ऊपर काफ़ी सारे कस्टमर्स आए थे जस्ट लू फेंग को देख के। सोचता है अगर कुछ दिन लू फेंग यहाँ पे और आए तो लू फेंग और भी काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। कि जो हुआंग सिटी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। काफ़ी सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल लोगों का बैकग्राउंड है, जिसके कारण वो सारे के सारे कस्टमर्स को लूट के लेके जाते हैं। ये जो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस इन लोगों का चलता है इसके अंदर भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। एंड इसलिए ये लू फेंग को एक होप समझता था कि लू फेंग के यहाँ पे आने से काफी सारे कस्टमर्स उसके दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। होप करता हूँ गाइस आपको आज का ये जो एपिसोड है ये पसंद आया होगा। आज वाईफाई का थोड़ा सा रिचार्ज खत्म हो गया था जिसके कारण जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी लेट मिल रहा है। इस वक्त जो मेरी पॉकेट मनी है वो खत्म हो चुकी है और मेरे पापा घर पे नहीं है तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा वाईफाई का रिचार्ज डालने के लिए। एंड इसलिए मुझे अपने दोस्त के घर पे जाना पड़ता है वीडियो डालने के लिए, कि डेफिनेटली थोड़ा सा दूर है यहाँ से। हो सकता है कि कुछ दिनों तक इसी तरीके से वीडियो आए, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहोगे तो स्क्रीन के ऊपर एक QR आ रहा होगा, आप उसके ऊपर पे करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जिन्होंने मेरे लेटेस्ट व्लॉग को नहीं देखा वो प्लीज जाके एक बार विजिट कर लो उस चैनल को, पे आप मेरे बारे में थोड़ा सा और जान सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।